नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं 10 सीटों का सवाल। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। अब उपचुनाव में योगी खुद ही हर मोर्चे पर लीड कर रहे हैं। वो 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स की काट के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने खुद ग्राउंड पर मेहनत भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी अंबेडकर नगर में पहुंचकर यहां की कटहरी सीट पर उपचुनाव के लिए मंत्रणा करने पहुंचे। वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे योगी ने बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक की। सीएम ने 40 मिनट तक चली इस बैठक में कटहरी उपचुनाव को लेकर ही मुख्य रूप से चर्चा की। उन्होंने जीत के लिए सभी से एकजुट होने के लिए कहा। बूथवार तैयारी का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं से संपर्क साधने को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें बताया जाए कि किस तरह उनके हित में काम किए जा रहे हैं। सीएम योगी की इस बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री गिरीश चंद्र यादव, पूर्व सांसद रितेश पांडे, एमएलसी हरिओम पांडे, पद्मसेन चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा सहित और भी कई नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान उपचुनाव को लेकर सभी की जिम्मेदारियां तय की गईं। योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों पर स्थानीय मुद्दों के हिसाब से रणनीति तैयार करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके साथ ही हर सीट पर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी उपचुनाव को लेकर लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में लखनऊ में हुई बैठक में मंत्र बताते हुए कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही है वहां पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। बूथों को मजबूत करने की कोशिश की जाए और कमियों को दुरुस्त करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उसके बारे में भी बताया जाए। योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान को बदलने का भ्रम फैलाया था। इस बार वे कामयाब न होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वहीं राहुल अखिलेश भी 10 सीटों के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दरअसल यूपी बीजेपी में मची हलचल करीब करीब शांत होती लग रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं और 2027 को लेकर उनकी अपील पर सहयोग के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयार हो गए हैं। तो वहीं दूसरी छोर से अखिलेश यादव भी बीजेपी को ललकार रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देगी। अखिलेश यादव का कहना है कि अयोध्या में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से संगठन बनाम सरकार की बहस शुरू किए जाने के बाद बीजेपी में उथल पुथल को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। उपचुनाव भले ही 10 सीटों पर होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली है, जिसे अयोध्या पार्ट 2 के रूप में देखा जा सकता है। फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंच जाने की वजह से खाली हुई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अयोध्या के सांसद के रूप में पेश करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के लिए मंत्रियों की एक टास्क फोर्स बना दी है, जिसे सुपर स्पेशल 30 भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस टीम में यूपी के 30 मंत्रियों को शामिल किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेशल टीम में किसी भी डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिली है। और एपीएन के स्वदेश कॉन्क्लेव में पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर आखिर क्या कुछ हमला किया और क्या कुछ कहा,
आइए आपको सुनवाते हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जीत हुई है कि शायद मुख्यमंत्री वाला पद भी छोटा दिखाई दे रहा है। और जो हमारे विरोधी लोग हैं वो अभी भी समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी हार यूपी में क्यों हो गई। जब वो देश की हार को देखते हैं तो एक करवट सोते हैं यूपी की हार को, और जब उन्हें अयोध्या की याद आती है तो दूसरी करवट भी नहीं सो पाते हैं। तो आखिरकार यूपी की कुछ फिजा ही ऐसी है कि वहां पर एक एक सीट की जीत हार तय करती है कि किसका कद कितना बड़ा है। हम लगातार 10 सीटों के सवाल पर बने हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अनु प्रसाद जी जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। हमारे दर्शकों को हम यह भी बता दें कि शीघ्र ही कैप्टन आई सिंह साहब बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 प्रवक्ता जुटे हैं, सबसे पहले उनका रुख करेंगे। सबसे पहले तो अशोक कुमार तिवारी साहब के ही पास आएंगे। सर, आपकी जो जैकेट है वो काफी अच्छी लग रही है और आपके चेहरे की मुस्कान भी कुछ अलग ही बयां कर रही है। यूं तो 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि समाजवादी पार्टी अपर एज पर है। तैयारी कर ली है क्या सर आपने? जी, पूरी तैयारी है। हमारी तरफ 10 की 10 सीटों पर पूरी तैयारी है। और खुशी की बात इसलिए मुस्कान इसलिए है क्योंकि जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। और जनता में खास तौर से दलित हमारे साथ जुड़ा हुआ है और पीड़ित जुड़ा हुआ है। पिछले तो भारी मात्रा में है ही है हमारे साथ। अब इस समय अगड़े भी जुड़ रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं, क्षत्रिय भी जुड़ रहे हैं, वैश्य भी जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और भाजपा इसीलिए बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गई है। अल्पसंख्यक हमारे साथ है ही, लेकिन जो है आदिवासी भी जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है किसान जुड़े हुए हैं, नौजवान जुड़े हुए हैं। और नौजवान और किसानों की जोड़ी जो है ये भाजपा को पलट के रख देगी पूरे देश में। उत्तर प्रदेश से ही हुंकार भरी है नौजवानों ने, किसानों ने। उत्तर प्रदेश से जो हुंकार भरी है उससे जो है इनको 240 सीटों पर खड़ा कर दिया है। माननीय अखिलेश जी अच्छी बात कह रहे थे कि इनको एक करवट सो नहीं पा रहे हैं, दूसरे करवट भी सो नहीं पा रहे हैं। सवाल इस बात का इनको नींद ही नहीं आती, इतनी बेचैनी में है इसमें। जी चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अनु प्रसाद भी जुड़ी हैं कांग्रेस की, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनु प्रसाद, 2 लड़कों की जोड़ी ने तो यूपी लोकसभा में कमाल कर दिया है। खास तौर पर जब पहले की बात करें तो बीजेपी व्यंग्यात्मक तौर पर कहती थी ये 2 लड़के युवा बन रहे हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि इन 2 लड़कों के पास ताकत है और वह ताकत जनता की है। क्या उसी का रिजल्टेंट फलाफल आपको आने वाले 10 विधानसभा के सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी दिखेगा? कॉन्फिडेंस क्या कहता है आपका? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी के पास ना तो 24 के चुनाव के पहले इन लोग के पास कोई भी मुद्दा था बात करने के लिए, और इसी वजह से उस समय भी लगातार ये इस तरीके से वक्तव्य के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे थे कि 2 लड़कों की जोड़ी इससे पहले भी आई थी, अब क्या कर लेगी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैल गया है, अपराध चरम सीमा पर है और महिलाओं के साथ अपराध चरम सीमा पे है, महंगाई से लेके बेरोजगारी सब कुछ अब चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और आज भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने बयानबाजी में लगी है, लोगों को अलग अलग तरीके से जुमलों में फंसाने का प्रयास कर रही है। और जिस मूलभूत मुद्दों को लेके लगातार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चल रहा था, उन्हीं मूलभूत मुद्दों को लेके हम आज भी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल के लगातार जनता के बीच में है और उसी वजह से हमें 2024 में भी जीत हासिल हुई है। बहुत अच्छे पैमाने पे उत्तर प्रदेश में जिस बदलाव के बारे में शायद भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस थी कि भाई हम राम मंदिर के सहारे जीत जाएंगे, हम राम जी के सहारे जीत जाएंगे। मगर शायद वो ये भूल गए थे कि जिस तरीके का जंगल राज उस समय फैला के बैठे हैं, ईश्वर भी उनके साथ नहीं होगा और ईश्वर भी अपने जनता के साथ है, अपने बच्चों के साथ है। और इसी वजह से ये जो हम लोगों ने मार्जिन तय किया है और आज इसकी वजह से हम सभी लोग अभी भी उसी
दृढ़ता के साथ क्षेत्र में लगे हैं। चलिए, उसी दिशा के साथ और उसी दशा के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह साहब भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है कैप्टन साहब आपका। एक सवाल सबसे पहले मन में घर कर रहा है, आखिर एक मुख्यमंत्री को अकेले क्यों लीड करना पड़ रहा है और जीत हार का ठीकरा उनके सर पर ही क्यों फोड़ना है? एक सवाल है, जब जीते तो जीत भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, जब हार गए तो हार योगी की, क्यों? नहीं कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। जीत हार, और पहली बात तो है कि हमारी कोई हार नहीं है। हमने आप ये देखिए कि तीसरी बार 2 बार की इनकम्बेंसी के बाद भी और इतना इन्होंने झूठा एजेंडा चलाने के बाद भी इंडिया जो एनडीए गठबंधन है फिर भी सत्ता हासिल नहीं कर पाया। और इनकी जितने ये एनडीए गठबंधन में जितने मिलाके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो और भी इनके जो 28-32 जो गठबंधन जो इनके घटक हैं, सबको मिला के जितनी सीटें नहीं आई उतनी तो हमारी अकेले हैं। फिर भी ये कहते हैं कि ये जीते हैं ये हारे, तो ये क्या है, हार में भी अपनी जीत देख रहे हैं। अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, देखना चाहिए, बुराई नहीं है, राजनीति में सब चलता है। बाकी अभी जैसे मैडम कह रही थी कि जो है विकास कार्य नहीं हुए, अरे विकास कार्य तो समाजवादी कार्यकाल के भी लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखे कि किस तरह से विकास हो रहे थे। डेली लूट, हत्या, डकैती, लोगों की जमीनों पे कब्जा, आज उन्हीं जमीनों को तो हम आजाद करा रहे हैं जिनको इन्होंने अवैध कब्जा करवाए थे। अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, ऐसे तमाम थे, एक की गिनती कराई, वो लोग इनकी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। नहीं ठीक है, करवा रहे हैं सर, लेकिन नजूल पे तो आपको बैकफुट पर आना पड़ा ना। आखिर उसमें भी तो कुछ चीजें आपके पक्ष में जाती, आपने उसको सदन में पेश किया, फिर आप प्रवर समिति में भेज दिए, वो भी तो एक बात है सर, उसको भी तो देखना होगा। लेकिन खैर 10 सीटों पर ही हम बने रहेंगे उपचुनाव को लेकर। लेकिन एक बात है आई सिंह साहब, 2022 में तो आपने बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस किया था, योगी जी की सरकार बना दी थी। उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से भी आज जिन 10 सीटों पर अब चुनाव होंगे आपकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, खुश मत होइए आप। 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, सिर्फ 3 ही आपके पास थी। उस वक्त के बाद और इस वक्त में आप कैसे अपना ग्राफ बढ़ाएंगे, ये सोचने वाली बात है। देखिए कुणाल जी, लोकसभा और विधानसभा ये दोनों का ही एक बहुत अंतर होता है। विधानसभा में जो कैंडिडेट जीत जाता है वो लोकसभा हार जाता है, ठीक है, अगर उसका विधानसभा का हारा हुआ लोकसभा जीत जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। विधानसभा के ये चुनाव है, लोकसभा के नहीं है। और आप यहाँ देखना कि यहाँ योग नहीं, तो मैं विधानसभा की ही बात कर रहा था, उस हिसाब से ही 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिसाब से थी। आप कॉन्फिडेंस है इस बार आप में कि आप उसको डबल कर लेंगे? 100% कुणाल जी, जो 10 की 10 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ इनको बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काम बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने वहाँ विकास कार्य कराए, ठीक है, अभी तक चाहे वो मायावती की सरकार रही हो चाहे वो अखिलेश यादव की रही हो, इनके शासन काल में कभी वो विकास कार्य हुए ही नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर तो जितना पुअर इनके कार्यकाल में रहा है वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि थाने किस तरह से वहाँ गुंडे बैठ के थानों को चलाया करते थे। एक ही जाति विशेष का थाने में SHO हुआ करता था। अशोक तिवारी जी, आप क्या उसी कॉन्फिडेंस में रहिएगा जिस कॉन्फिडेंस से लोकसभा चुनाव में आपको सफलता मिली थी, या फिर मुस्कुराते रहिएगा विपक्ष को देखते हुए? कुछ तैयारी कर रहे हैं धरातल पर? मैसेजिंग करेक्ट है कि समाजवादी पार्टी ही आपकी पार्टी है? जनता को ऐसा भरोसा दिलवा पा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ही कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए? तिवारी साहब जी सुन पा रहे हैं? एक्चुअल में एक सेकंड जैसा आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी तैयारी पुख्ता है या फिर लोकसभा चुनाव की ही मुस्कुराहट को अब भी कायम रखे हैं? जमीन पर मैसेजिंग कड़क कर रहे हैं कि जनता समाजवादी पार्टी का साथ दे? होमवर्क? जी 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 देखिए, जनता तो लगातार जुड़ी हुई है। इनके मुद्दे जो भी थे वो कहीं हल तो हो नहीं गए हैं, ठीक है। और सवाल इस बात का, आप इसी बात से एक बात का जवाब देता हूं मैं, अंदाजा लगा लीजिए, जनता सर्वोपरि होती है। जनता जब डिस्कनेक्ट हो जाती है किसी पार्टी से, जनता जब हट जाती है किसी पार्टी से, तब उसके ही विधायक, उसके ही पूर्व मंत्री का बयान आने लगता है, क्योंकि वो जनता से डिस्कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। इनके पूर्व मंत्री का कहना है इतना भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं गया। इनके विधायक रमेश मिश्रा कहते हैं कि जो है हम हार जाएंगे, 10 चुनाव हार जाएंगे, हम 27 हार जाएंगे। अंतरकलह मचा हुआ है
घमासान मचा हुआ है भाजपा में। आज इनका बिल भी गिर गया नजूल का, और उसको प्रवर समिति को इन्हीं लोगों ने भेजा, आपसी अंतरकलह में भेजा गया। ठीक है। सवाल इस बात का, हम तो विरोध कर ही रहे थे, हम तो विरोध करेंगे ही, आखिर तक विरोध करेंगे, पास नहीं होने देंगे। ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि अंतरकलह से जूझ रही भाजपा। अभी आप बयान कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री अलग राग अलापने हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो है हम आत्मविश्वास से हार गए, यानी कि 400 पार का नारा देने से हार गए। इशारा कहा जाता है, अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव, मतलब लोकसभा में मोदी जी का सब इनकम्बेंसी था, इसलिए हारे हैं। योगी की वजह नहीं है उसमें। ठीक है। डॉक्टर अनु प्रसाद, कांग्रेस यूपी में बहुत ज्यादा कुछ कमाल कर दे इसका यकीन आपको है, क्योंकि आपके जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूपी में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कद था वह कद थोड़ा कम हुआ है विगत 10 वर्षों की यदि बात करें, उसको आप कैसे ठीक करेंगे और इस बार की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए कुणाल जी, एक चीज मैं ये बता दूं, जब हम गठबंधन में होते हैं तो हम सिर्फ एक स्वतंत्र पार्टी की बात नहीं कर सकते, हम पूरे एक गठबंधन के कार्यों की बात करते हैं। उसके साथ हो रहे जितने भी क्रियाएं चल रही हैं पार्टी द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, हम उसकी बात करते हैं। और इस समय हम गठबंधन में हैं और आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा, तो हम उसी पे बात करेंगे कि हम आने वाले उपचुनाव में और उस उपचुनाव के साथ आने वाले 27 में ये इंडिया गठबंधन कैसे काम करेगी। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा भाई 100% हम 10 सीटों पे जीतने वाले हैं, तो ये 100% कुणाल जी आप वही 80 के 80 जीत वाला आप हिसाब ले लीजिएगा कि ये वही 100% है जो ये कह रहे थे हम 80 के 80 जीतने वाले। और रही बात ये किस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, किस अपराध की बात करते हैं कि सपा के सरकार में ये हो रहा था, सपा के सरकार में हो रहा था, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये नोएडा वाली जो घटना हाल ही में हुई है कि एक गृह मंत्रालय का एक रिटायर्ड अफसर जिसको खुलेआम सुबह वो टहलने जा रहा था उसे गोली से मार दिया जाता है, ये किस तरह की बात करते हैं? चलिए, तो कैसी व्यवस्था है कैप्टन आई सिंह साहब? वो तो बोल रहे हैं कि हम तो गठबंधन में हैं, मिलजुल कर काम कर लेंगे, चला लेंगे, लेकिन आपके गठबंधन का क्या? आपके तो अंदर पार्टी में ही कलह का बम फूटा हुआ है सर, आप उस चीज से कैसे निपटेंगे? क्योंकि एक स्पष्ट सवाल है, 16 मंत्रियों की कमेटी योगी साहब तो बना देते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी आपके 2 डिप्टी सीएम नहीं है, दोनों के अलग अलग राह है, मुख्यमंत्री अलग लीड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम अलग लीड कर रहे हैं, कैसे जीतेंगे आप इस चुनाव को? देखिए कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी में कभी अंतर कलह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन जो चाहता है वही होता है, संगठन से बड़ा कोई भी नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन अलग है, सरकार अलग होती है, इनके यहाँ सब वही एक ही होते हैं। एक जो करेगा वही होगा, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, दोनों एक परिवार की पार्टी है, एक ही इनका मुखिया है पूरी पार्टी के। सर, तो योगी साहब को मैसेज देना पड़ रहा है कि आप बूथ तक जाइए। सर, आप सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है और बूथ तक तो आपसे अच्छी पहुंच किसी और पार्टी की है ही नहीं, फिर भी ये मैसेजिंग देने की जरूरत कि अंतिम व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाए। क्या कहीं बूथ लेवल या सांगठनिक तौर पर कुछ कमियां रह गई हैं जो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये तो हमारी कार्यकर्ताओं को एक बार नहीं, हम तो बार बार, हमारे यहाँ ये तो एक तरह की ट्रेनिंग है हमारी जो हरदम चलती रहती है। चुनाव के टाइम भी नहीं, चुनाव खत्म होता है तब भी चलती रहती है कि बूथ तक पन्ना प्रमुख जो है ना, बूथ तक जो है ना अपनी पहुंच और अपनी पकड़ बनाए। तो इनको कहना कोई जो वो नहीं है, ये तो हमारा एक रूटीन कार्य होता है संगठन का। और रही बात ये जो समाजवादी के राहुल गांधी, मैं तो यही कहूंगा कि स्टेप नहीं है। जिस तरह से समाजवादी ने इनको 5 सीटें 6 सीटें देते हैं, इससे ज्यादा 100 साल पुरानी पार्टी की आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है। सर, जिन्हें आप स्टेपनी कह रहे हैं ना, वही लोकसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, अब स्टेपनी नहीं रहे, अब उनका कद बहुत बड़ा हो गया। यही ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मामला गड़बड़ा जा रहा है बीजेपी का। देखिए कुणाल जी, इंसान अपने वक्तव्य से बड़ा होता है, पद से बड़ा नहीं होता। उन्हें पद जरूर मिल गया है, मगर सदन में बोलने की गरिमा, सदन में उठने बैठने की गरिमा जो होना चाहिए पद के हिसाब से, वो राहुल गांधी के अंदर आप किसी से भी पूछो तब ये कहेंगे कि राहुल गांधी इस पद के योग्य है। चलिए ठीक है सर, आपको भी अपने राज्य में देखना होगा, इसीलिए एक मुख्यमंत्री को सिर्फ कटहरी सीट पर ही मंत्रणा करना पड़ जाए। अगर एक एक सीट के लिए मंत्रणा करेंगे तो क्या कुछ ग्राउंड पे है वो जनता भी देखती है। हाँ, क्विक रिएक्शन अशोक कुमार तिवारी साहब, और उसके बाद डॉक्टर अनु प्रसाद से भी एक लेंगे। जी जल्दी 10 सेकंड से। देखिए भाजपा प्रवक्ता कितने कंफ्यूज हैं, कितने बेबस नजर आ रहे हैं।
इस समय भारतीय जनता पार्टी इतने बैकफुट पर है कि इनका जो कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख जिसकी बात करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ता ही उदासीन है इसमें भाजपा में। कार्यकर्ता उदासीन ना होता तो इतनी बुरी हार ना हारते लोकसभा में। ये कार्यकर्ता भी अपना कुछ सम्मान नहीं पा रहा है वहां पर, थका हुआ महसूस कर रहा है कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी अब एक बेबस पार्टी हो गई, लाचार पार्टी हो गई उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कुछ चल नहीं रहा है। 10 के 10 उपचुनाव जीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस आई है। डॉक्टर अनु प्रसाद जनता से जुड़ पा रही हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं, या समाजवादी पार्टी का बस साथ है तो उसी से नैया पार हो जाएगा? आप भी तो कुछ कीजिए। देखिए कुणाल जी, मैंने बार बार अपने वक्तव्य में एक ही बात कही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल के काम कर रही है। सभी लोग का जो भी क्रियाकलाप है वो एक साथ एक बराबर है। और रही बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे संसद की मर्यादा, संसद में वक्तव्य देने का तरीका, तो मुझे लगता है कि ये उसी वक्तव्य और भाषणबाजी की बात कर रहे हैं जो दिनेश विदुड़ी ने दिया था। इनके भाजपा के सांसद थे। अगर ये उस तरह की मर्यादा और संस्कार की बात कर रहे हैं ना, तो हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की बात हम करते हैं संसद में, हमारे लिए वही संस्कार, वही मर्यादा। हमें दिनेश विदुड़ी जैसे सांसद की मर्यादा और संस्कार को लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, तो संसद तो एक ऐसा पटल है जिसे पूरा देश और पूरा विश्व देखता है। उसमें तो जनता के अपने अपने मत होंगे भाई। कौन कैसा कह रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो खुद डिसाइड करेगी। और उसकी बानगी अब आने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी मिलेगी। आप तीनों गणमान्य लोगों ने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को अपने विचार अवगत कराए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आने वाला समय यूपी के विधानसभा के पटल पर चुनाव, उपचुनाव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कौन बाजी मारेगा, कौन पीछे रह जाएगा, जनता किसका साथ देगी और किसको जवाब देगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।